नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण सीरीज है ईवीएस की। तो उसका आज पहला पार्ट आप देख रहे हैं। तो बिना देर किए इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं और इसमें सिर्फ हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। बाकी फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और ये एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। तो शुरू करते हैं। आज क्या है वीडियो। तो सब वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही और सटीक लाइन लिखी हुई है कि कामयाबी मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन हमको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। तो इस सीरीज में एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे आप सभी लोग और स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो आप लोग शायद इस चीज़ से परिचित हैं कि स्पेशल ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। और एक चीज़ और, ये कड़वा है लेकिन असरदार है। इतना ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी पढ़ने में, समझने में, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर आप एग्ज़ाम की खोपड़ी में छीन करके आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यानी जो असम राज्य है वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर स्कूल जाने के लिए जो बच्चे हैं वो बांस और रस्सी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अगर आप सीटेट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर हल करिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बांस और रस्सी के पुल कहाँ बनाए जाते हैं। तो असम में बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है लद्दाख में स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो लद्दाख है, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वहाँ पर स्कूल जाने के लिए बच्चे किसका प्रयोग करते हैं? ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य क्षेत्रों में सीमेंट के पुल प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो समतल एरिया है वहाँ पर क्या होता है, सीमेंट के पुल बने होते हैं, तो हम लोग पुल से जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, केरल में लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि केरल में छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो वल्लम कहते हैं। तो इस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट आपको दे रहे हैं इनको आप नोट डाउन करके रख लेना और जब एग्जाम हो जाए तब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। अगला पॉइंट है ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। तो आप लोग इससे परिचित हैं कि रेगिस्तान में ऊंट सबसे ज़्यादा चलते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। यानी जो पहले बैलगाड़ियाँ, पुराने ज़माने में तो बैलगाड़ी से लोग यात्रा करते थे, ठीक है। तो बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैदानी इलाकों में किया जाता है। उत्तराखंड जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, में ऊबड़ खाबड़ व पथरीले रास्ते हैं। यानी उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर कैसा है? ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए। छिपकली, मगरमच्छ तथा पक्षियों के सिर पर आँखें होती हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कान छिद्रनुमा होते हैं तथा पंखों से ढके होते हैं। यानी जो छिपकली होती है, जो मगरमच्छ होता है, ये दोनों रेप्टाइल्स वर्ग से आते हैं। जो पक्षी होते हैं ये एबीज वर्ग से आते हैं। तो पक्षी और छिपकली, मगरमच्छ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किनमें किनके सिर पर आँखें होती हैं। तो आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे या इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन होगा और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा नहीं है, तो आपको वो टिक करना होगा। और कान छिद्र, इनके जो कान होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, छेद के नुमा होते हैं, उन पर वो भी पंखों से ढके रहते हैं। अगला पॉइंट है बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। यानी जो जानवर होते हैं, जैसे जेबरा है या अन्य कोई जानवर है, तो उसकी त्वचा पर देखा होगा आपने, जिस चीता है उसकी त्वचा पर एक डिजाइन जैसा बना रहता है। तो ये डिजाइन कैसे बनता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये उसकी स्किन से होता है, जेनेटिक होता है, या जैसे भी होता है। तो इन पे आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। तो बालों के कारण के जो त्वचा पर डिजाइन होते हैं। जिन जानवरों के कान तथा बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी उन वो कौन से होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो जिन जानवरों जीवों के कान, बाहरी कान होते हैं
और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ये आपके लिए एक बेसिक पॉइंट है। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। अब जैसे देख लो, चिड़िया होती हैं तो इनके कान नहीं होते हैं, लेकिन चमगादड़ होता है वो स्तनधारी है, क्योंकि चमगादड़ के बाल भी होते हैं और कान भी होते हैं, इसलिए वो बच्चे देता है। अगला पॉइंट है, सबसे बूढ़ी हथनी झुंड के सरदार होती है। यहाँ पर हाथियों से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है वो वो अपने झुंड की सरदार होती है, यानी जो बूढ़ी हथनी होती है वो झुंड की सरदार होती है। 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं, यानी जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, झुंड छोड़कर अलग चले जाते हैं। उसके बाद है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा लेता है या कितनी पत्तियां खा लेता है। तो 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा, तो आपको टिक करना होगा कि 100 किलोग्राम खा लेता है, ठीक है। उसके बाद है, एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हाथी बहुत वजन होता है, उसका शरीर बहुत भारी होता है तो बहुत ज़्यादा आराम करता है, लेकिन हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए, और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी कीचड़ में लेटते हैं। यानी हाथी पानी के साथ खेलते हैं, कीचड़ में लेटते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको गर्मी बहुत सताती है, इसलिए वो अपनी स्किन को, अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, कीचड़ में लेटते हैं या वहाँ पर पानी में आराम करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हाथी अपने कान स्वयं को ठंडा रखने के लिए हिलाते रहते हैं। यानी हाथी के कान इतने बड़े होते हैं कि वो एक पंखे का काम करते हैं, तो इसलिए वो अपने कानों को हिलाता रहता है। हिलाने से क्या होता है, उसको हवा लगती है, इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक पहुंचती रहती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी व कुछ बच्चे होते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। और अभी आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो क्या होती है, पूरे झुंड की सरदार होती है, यानी मुखिया होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हाथी जो है वो बिल्कुल सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि हाथी के बच्चे, उनकी सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि उनकी देख रेख करना। तो इसलिए हाथी बड़ा अच्छा जीव और अपना भारतीय विरासत पशु भी है। आगे बात करते हैं, खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेजड़ी गांव की एक पूरी कहानी है, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। फिलहाल हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को देखते हैं। तो खेजड़ी गांव कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी गाँव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। यानी जो खेजड़ी गाँव था वहाँ पर क्या था, 300 साल पहले लकड़ी के घर बनते थे। बिश्नोई लोग खिजड़ी गांव में रहते थे। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बिश्नोई लोग हैं वो क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, राजस्थान के खिजड़ी गांव में रहते थे। बिश्नोई उनका टाइटल होता है। खिजड़ी एक पेड़ है, खिजड़ी का है एक पेड़ है जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जो खिजड़ी होता है वो कहाँ उगता है, रेगिस्तानी इलाकों में उगता है। दूसरा, ये एक ऐसा पेड़ है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी इसका हर एक पार्ट हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा, खेजड़ी एक गांव का नाम है, उसके साथ खेजड़ी एक वृक्ष का भी नाम है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। आगे बात करें तो खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी पेड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आएगा कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तथा इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। जो खिजड़ी की छाल होती है उससे क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। और इसकी फलियाँ सब्जी बनाने व पत्तियां चारे के रूप में काम आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा खेजड़ी का पेड़ महत्वपूर्ण है, उसके बाद में आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि खेजड़ी खेजड़ी एक कीट भक्षी पौधा है, ऐसे करके दे रहा है, तो जो आपको गलत होगा वो ढूंढना पड़ता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो एक अनीता है, उनके बारे में थोड़ी सी कहानी दी गई है।
कि अनीता ने अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे की, फिर उन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसी के बारे में कहानी है, वो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी होती है। तो उसी के बारे में हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अनीता बेचहा गांव में रहती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनीता कहाँ की हैं, तो अनीता बेचहा गांव की हैं, ठीक है। और अनीता आगे है, बेचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। यानी जो बेचहा गांव है वो कहाँ पड़ता है, तो बिहार का एक मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पर पड़ता है। तो आपसे कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो अनीता कुशवाहा हैं वो कहाँ की हैं, तो अनीता मुजफ्फरपुर जिले में रहती थी और वो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और गांव कौन सा, बेचहा गांव। तो रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं तथा नर मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये मधुमक्खी का पॉइंट यहाँ से क्यों आ गया है, क्योंकि जो अनीता है वो मधुमक्खियों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मधुमक्खी पालन का, तो उसी से ये पॉइंट निकल के आए हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, और जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं उनको ड्रोन बोलते हैं, उनकी संख्या चट्टे में बहुत कम होती है। और रानी मधुमक्खी एक होती है, बाकी सभी वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं। आगे बात करें तो लीची के फूल मधुमक्खी को सबसे ज़्यादा पसंद है, ये इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी को कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो लीची के फूल सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अगला है, लीची के फूल फरवरी माह में खुलते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी माह में खिलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर माह तक अंडे देती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अगर मधुमक्खियाँ पाली जाएँ, क्योंकि उस समय उनका प्रजनन का समय होता है, इसलिए वो अंडे देती हैं और उस समय अच्छी खासी पैदावार, अच्छी खासी यील्डिंग होती है। आगे बात करें तो आगे दिया है, ट्रेन कच्छ में गांधी धाम गुजरात से गुजरती थी। तो ये भी एक कहानी दी हुई है, आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो कच्छ है वो कहाँ पड़ता है, तो कच्छ गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कच्छ है वो कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। आगे चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि गुजरात के प्रसिद्ध पकवान हैं। यानी जो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई और ये चीज़ें कहाँ खाई जाती हैं, कहाँ के प्रसिद्ध पकवान हैं, तो गुजरात के प्रसिद्ध पकवान हैं, ठीक है। और गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया नृत्य। अगला आगे बात करें तो वलसाड़ और अहमदाबाद गुजरात में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे गए हैं कि अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ पड़ते हैं, तो आपसे मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये गुजरात में पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा, हो गया। और अगर आपके पास इंडिया का मैप है तो आप उसमें भी इनको पॉइंट कर लेना। आगे बात करें, मडगांव गोवा राज्य में पड़ता है। लो भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आगे अभी हमने बात की कच्छ, वलसाड़ और अहमदाबाद की, ये सब कहाँ पड़ते थे, गुजरात में पड़ते थे। अब आ गया मडगांव, तो मडगांव कहाँ पड़ता है, गोवा राज्य में पड़ता है, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा से केरल के रास्ते के मध्य 92 सुरंगें, 200 पुल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है कि गोवा से केरल के रास्ते के मध्य कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ते हैं, तो 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड से भी क्वेश्चन बनता है। कोझिकोड कहाँ है, तो दक्षिण भारत के केरल में पड़ता है कोझिकोड, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है, मालाबार तट, यानी जो केरल का समुद्री तट है उसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो ये कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जानते हैं। तो कालीकट सबसे पहले याद करो, अब इतिहास में पहुंच जाओ आप कि जो वास्को डी गामा आया था वो कहाँ पर उतरा था, कालीकट तट पर ही उतरा था। तो कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात से केरल के रास्ते में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। यानी जब आप गुजरात से केरल जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो आपकी ट्रेन किस किस राज्य से होकर जाएगी, गुजरात से जाएगी, फिर गोवा से जाएगी, उसके बाद कर्नाटक से होकर तब केरल पहुंचती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे दिया है, कोट्टायम नगर केरल राज्य में है। तो कोट्टायम और मडगांव, मडगांव गोवा में है, कोट्टायम केरल में है, और कोझिकोड ये आपका कहाँ है, ये भी केरल में है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में दिया है, यानी जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मलयालम। तो मलयालम कहाँ की भाषा है, तो केरल की भाषा, यानी केरल में मलयालम भाषा ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद है कोंकणी। तो कोंकणी कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल में भी बोली जाती है। तो कोंकणी
4 राज्यों में बोली जाती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। उसके बाद दिया है मराठी, तो मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, यानी यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है। फिर एक गुजरात, तो गुजरात कहाँ बोली जाती है, तो गुजराती बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है। फिर एक कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यानी ये 4-5 राज्य हैं जहाँ पर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कर्नाटक कर लेना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कन्नड़ बोली जाती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो मलयालम इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोंकणी इंपॉर्टेंट है और तीसरा कन्नड़ इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद आगे बात करें तो ट्रेन के बारे में अभी बात हो रही थी कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन का जो टिकट होता है इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है। ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, या आपसे पूछ लिया ट्रेन के टिकट पर क्या नहीं लिखा होता है। तो आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ट्रेन का नंबर लिखा होता है, दूसरा सफ़र शुरू होने की तारीख, यानी जिस दिन से आप ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं, जिनसे से आपका सफ़र शुरू होने वाला होती है उसकी डेट लिखी होती है। तीसरा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा होता है, यानी आपका जो डिब्बा कौन सा है और आपकी सीट कौन सी है इसका नंबर लिखा होता है। तीसरा उस पर किराया लिखा होता है, यानी आपने कितने रुपए का टिकट लिया है। और चौथा उस पर आपको कितनी दूरी तक सफ़र करना है, यानी उस पर दूरी लिखी होती है वो भी किलोमीटर में। और यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं, जब पेपर में पूछा जाता है कि यात्री का नाम, तो यात्री का नाम कहीं पर भी ट्रेन में नहीं लिखा होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से चौथा ऑप्शन दे देते हैं यात्री का नाम, तो यात्री का नाम नहीं लिखा होता, आपको याद रखना है। ट्रेन पर सिर्फ 5 चीज़ें मेंशन होती हैं, ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे, फेरी एक प्रकार की नाव है, तो ये क्या, ये भी पूछा जाता है कि फेरी क्या है, तो फेरी एक नाव है। फिर आगे बात करें तो कबड्डी को चेडू गुड्डू, हुतुतु, हांडुडू, छू किटकिट आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी कबड्डी के और भी कई नाम हैं। तो ये जो कबड्डी है ये दक्षिण भारत में उधर खेली जाती है, तो वहाँ पर इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे अपने यहाँ तो हम कबड्डी कबड्डी करके बोलते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं चिड्डू गुड्डू, कहीं कहीं हुतुतु, कहीं हांडुडू, कहीं छू कुटकिट, तो इनके कई नाम हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सा नाम कबड्डी का है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक कोई ऐसा होगा आपको पहचानना होगा। आगे बात करें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार बना के रखना है और ये आपको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करके रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बन के आ रहा कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, तो कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी के पिताजी एक हवलदार थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। फिर दिया है कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से वेट लिफ्टिंग करती हैं, यानी जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो 12 वर्ष की आयु से वेट लिफ्टिंग का काम शुरू करती थी और उनको वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे मेडल मिले हैं। आगे बात करेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी 130 ग्राम तक वजन उठा सकती हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो कितना वजन उठा सकती हैं, 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। आगे बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं, तो 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं अभी तक। आगे बात करें, इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित नहीं है। उसमें से 3 आपको ये दिए होंगे, एक कोई और दिया होगा कि कर्णम मल्लेश्वरी तीरंदाजी से संबंधित है या कुछ और करके। तो आपको ये सभी पॉइंट नोट करके रखना है, उनको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। आगे बात करें, ज्वाला लीला और हीरा मुंबई में रहती है, तो ये भी एक चैप्टर दिया हुआ है ज्वाला लीला और हीरा से संबंधित। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं, तो ज्वाला लीला और हीरा किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित, और ये लड़कियों के नाम हैं। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी, जो हीरा थी वो क्या थी, कबड्डी की कोच भी बन चुकी थी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। और शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। तो ये पॉइंट आप 2 पॉइंट अलग से नोट डाउन करके रख लेना। फिर आगे बात करेंगे मधुबनी प्रिंटिंग से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, यानी अगर आप सीटेट दे रहे हो तो आपसे मधुबनी प्रिंटिंग से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मधुबनी बिहार का एक मशहूर
मशहूर चित्रकला, यानी मधुबनी जो है वो बिहार की मशहूर चित्रकला है। दूसरा है मधुबनी बिहार के एक ज़िले का भी नाम है, यानी मधुबनी एक चित्रकला भी है और बिहार का एक ज़िला है उसका नाम भी मधुबनी है। वहाँ की एक मशहूर पेंटिंग है ये। आगे बात करें तो मधुबनी पेंटिंग मनुष्य जानवर पेड़ फूल पक्षी मछली इत्यादि दर्शा दे जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है, यानी मधुबनी जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें क्या होता है, जानवर दर्शाए जाते हैं, पेड़ फूल बनाए जाते हैं, पक्षी बनाए जाते हैं, मछलियाँ बनाई जाती हैं इत्यादि, मतलब पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य का एक चित्र बनाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग। और इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें सभी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी नील फूल और पेड़ों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। यानी जितने भी रंग लगाए जाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से जो मिलते हैं। वो आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता है, सब कुछ कृत्रिम प्रकृति क्या होता है। यानी चावल का घोल बना लिया, नील बना लिया, फूलों से रंग ले लिया, पेड़ों से रंग ले लिया, तो इन्हीं से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आगे बात करें तो गाजी खान अब पाकिस्तान में है। तो गाजी खान एक स्थान का नाम है, ये कहाँ पड़ता है, अब पाकिस्तान में है। पहले कहाँ था, भारत में था। गोबर का लेप लगाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर का लेप लगाने से क्या होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि गोबर का लेप लगाने से जो घर होता है वो खुशबू देता है या उस पर चमक आ जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, इसलिए गोबर का लेप लगाते हैं। घर में लिपती है ना औरतें, तो क्यों लिपती हैं, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ना लगें इसलिए। आगे है नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती, इसलिए इसकी ज़्यादातर छतें बनाई जाती हैं कि जो कच्चे घर बनाए जाते थे उसमें नीम और कीकर की लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कीड़े या दीमक नहीं लगते हैं, क्योंकि कड़वा होता है ना इसलिए। आगे बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। आगे बात करें, गीजू भाई बडेका गुजरात में रहते हैं। गीजू भाई बडेका क्या हैं, तो ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीजू भाई बडेका बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, क्या करते हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, इसलिए इनका नाम एनसीईआरटी में दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गीजू भाई बडेका कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, और ये क्या काम करते हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, आपको इतना याद रखना है। आगे बात करें, अब यहाँ पर बात आती है पक्षियों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, यानी जो पक्षी हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इंडियन रोबिन, जिसको हम कलचिड़ी बोलते हैं, ये क्या करती है, अब इंडियन रोबिन या कलचिड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। यानी जो इंडियन रोबिन होती है, जिसको कलचिड़ी भी कहा जाता है, ये अपने अंडे कहाँ देती है, तो सड़क के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उन्हीं के बीच में अपना घोंसला बनाती है। घोंसला कैसे बनाती है, रुई, पुराना कपड़ा या सन वगैरह मिल जाता है तो उससे अपना घोंसला बनाती है, उसी में अपने अंडे देती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोयल अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कि कौवा और कोयल के अंडे लगभग एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा आकार कोयल के अंडों का छोटा होता है, कौवे के अंडों का थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन कौवा समझ नहीं पाता है और वो अपने अंडों के चक्कर में कोयल के अंडे भी सेता है और पालन पोषण करता है। तो कोयल बड़ा होशियार होती है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। आगे बात करें तो पक्षी अपने घोंसले अंडे देने के लिए ही बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका जब प्रजनन का समय आता है तो अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, और जैसे ही अंडे दिए, अंडों से बच्चे निकले, बच्चे उड़ने के लायक हुए, वो तुरंत अपना घोंसला छोड़ भी देते हैं। कुछ पक्षी हैं जो अपना घोंसला कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे चील है, कौवा है, ये अपना घोंसला कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पक्षी अपना घोंसला एक बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करें, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो फाख्ता पक्षी होता है वो मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, या कैक्टस जो होता है उसके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी आपसे पूछा गया है, प्रीवियस प्रश्न में आप देख लेना, उसमें पूछा गया है कि फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो मेहंदी की मेड़ में और कैक्टस के कांटों के बीच में। आगे बात करें, गौरैया और कबूतर अपने घोंसले पुराने घरों में बनाते हैं। यानी जो गौरैया है और जो कबूतर है ये कहाँ बनाते हैं, जो पुराने घर हैं, जो खंडहर हैं। और गौरैया ज़्यादातर घोंसला वही बनाती हैं जहाँ पर उनको कच्चे घर मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे बात करें, बसंत गौरी अपने अंडे पेड़ के तने में गहरा छेद बना कर देती है। नहीं, जो बसंत गौरी होती है वो क्या करती है, पेड़ के तने में छेद बनाती है, उसी में अपने अंडे देती है। तो हर पक्षी का अपना अपना तरीका है अंडे देने का, अपने बच्चों का पालन पोषण करने का। आगे बात करें, दर्जन पक्षी अपना घोंसला, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, घोंसला पेड़ के पत्तों को सीकर बनाती है। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी होते हैं जो बढ़िया पत्तियों को आपस में सी लेते हैं और फिर उसमें अपना घोंसला बना के उसी में अंडे देते हैं। तो कौन सा पक्षी है, दर्जी। तो दर्जन से के नाम से ही आपको पता है दर्जी क्या करता है, सीने का काम करता है। तो ये आपको रिलेट करके याद कर लेना है। आगे बात करें तो शक्कर खोरा अपना घोंसला डाली पर लटका कर बनाता है। जो शक्कर खोरा होता है वो क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है तो डाली से लटका के बनाता है और उसी में अपने अंडे देता है। अब नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है तथा जो घोंसला सबसे अच्छा होता है वह उसमें अंडे देती है। ये सबसे अच्छी बात है, यानी जो घोंसले बनाने का काम है वो बीवर पक्षी करते हैं, जो नर पक्षी होते हैं वो बनाते हैं। और एक साथ में कई नर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। फिर मादा पक्षी जाती है, देखती है कि जिसका घोंसला उसको पसंद आता है वो उसके घोंसले में अपने अंडे देती है और फिर उन उन अंडों की देख रेख करती है। तो कितनी अच्छी, मतलब खुद की मर्जी है, मतलब चॉइस फीलिंग आप कर सकते हैं अच्छे से। तो वीवर बच्ची बहुत होशियार होती है और अपना घोंसला अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आएगी। और इसका भी पार्ट सेकंड आना बाकी है। ये तो पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी अपने पेपर में कुछ अच्छा करके आएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।